हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अरीना में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके कुछ रियल लाइफ यूजेस क्या हैं और इसके फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को कुछ हिस्सों में बांट दिया है जिससे कि हम अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ पाएँ। सब टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपोनेंट्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उसके बाद एक स्पेशल केस प्रोजेक्टाइल मोशन का जिसे हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इन द एंड सम यूजेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था और सन 1604 से 1608 के बीच में उन्होंने ये प्रूफ करके बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। चलिए हम आगे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली अलोंग अ कर्व्ड पाथ। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो पार्टिकल है वो ऑब्लिकली थ्रो किया जाना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्टली अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रो किया जाना चाहिए। यदि वो स्ट्रिक्टली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो वो 1D मोशन बन जाएगा, जबकि प्रोजेक्टाइल हमेशा 2D में होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और हम इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी चीज को हम तिरछा फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो करेगी, या उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहला एग्जांपल हम एक लॉन्ग जंप का ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक एथलीट एक एंड से दूसरे एंड पर लॉन्ग जंप लगाता है। तो एक एंड से दूसरे एंड पर जब वो तिरछा हवा में कूदता है तो वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है और वो प्रोजेक्टाइल है। इससे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में आसानी होगी। सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल आता है वो मोशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन फाउंटेन। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक पाइप से पानी बाहर निकल रहा है और कुछ दूर जाके वो पानी नीचे गिर रहा है। तो ये जो पाथ हर वाटर ड्रॉपलेट ने फॉलो किया है वो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। थर्ड नंबर पे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक बॉल जमीन पे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, फिर जमीन पे गिरती है, फिर ऊपर उठती है। तो हर सेक्शन एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जब बॉल जमीन से टकराकर ऊपर की ओर उठती है तो हम देख सकते हैं कि ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। डेफिनेटली हम देखकर नहीं बता सकते कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है या नहीं, बट जो भी चीज ग्रेविटी के अंडर में तिरछी उछलती है वो डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के कुछ एजम्पशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम किसी भी चीज के लिए एजम्पशंस क्यों मानते हैं। एजम्पशंस को मानने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि है किसी भी चीज को आसानी से समझना। यदि हम किसी चीज को आसानी से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ एजम्पशंस मानने पड़ते हैं, क्योंकि रियल लाइफ कोई भी फिनोमेना इतना आसान नहीं होता। उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमको एजम्पशंस मानने ही पड़ते हैं, जिससे कि हम अच्छे से उस चीज को समझ पाएं। यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है जो कि हम इनिशियल लेवल पे नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे 4 अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन होता है देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। हम मानते हैं कि हवा की वजह से जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है उसके रास्ते में कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा एजम्पशन हम मानते हैं कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है वो नेग्लिजिबल है। तीसरा हम मानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रेविटी होता है वो सरफेस से ऊपर जाने पे और सरफेस से नीचे जाने पे दोनों ही जगह पे बदल जाता है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा जब हम किसी चीज को ऑब्लिकली थ्रो करेंगे। और फोर्थ है नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है।
तो ये 4 एजम्पशंस हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए मानने ही पड़ते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चारों चीज दिमाग में रखनी है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो इन चारों एजम्पशंस को मान के दिया गया है। ओके, हम अब समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है, उसे पॉइंट O से थ्रो किया गया है, वो ऊपर की तरफ उठता है, हाईएस्ट पॉइंट A तक पहुंचता है और फिर वो ग्राउंड लेवल पे पॉइंट B पे आके रुक जाता है। ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u मानी है। उस u के x के अलोंग कंपोनेंट और y के अलोंग कंपोनेंट अलग अलग हैं। x के अलोंग कंपोनेंट है u cos थीटा और y के अलोंग कंपोनेंट है u sin थीटा। जिस पार्टिकल को हमने थ्रो किया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड से थीटा एंगल बनाती है। तो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा है और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट u sin थीटा है। यहाँ पे नोट करने लायक बात यह है कि x एक्सिस के अलोंग यहाँ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हमेशा काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो जो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी थी वो ही x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी भी रहती है, यानी कि x एक्सिस की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं रहता। उसी तरह हम देख सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो u sin थीटा है, जो कि अपोजिट ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे घटता हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 बन जाता है और फिर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन के डायरेक्शन में है तो वो बढ़ता हुआ अगेन u sin थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन g है और x एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये फोटो आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फोटो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम न्यूटन्स लॉ की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसको जब हम स्पेशली x डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे तो x डायरेक्शन में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। तो क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वजह से जो प्लस हाफ axt स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 हो जाता है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। इसी तरह से जब हम v इक्वल टू u प्लस at एक्सप्रेशन को x डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं तो हमारे पास vx इक्वल टू ux प्लस axt निकल के आता है। और जैसे कि हम जानते हैं ux x डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि u cos थीटा होता है और एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 है तो प्लस के बाद वाला टर्म 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस में u cos थीटा मिलती है। तो जैसा कि हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वही हमारे पास x एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही रहेगी। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन के लिए। तो y डायरेक्शन में सबसे पहले हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूले का यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे जब हम इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट फॉर्मूले में पुट करते हैं और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट जो कि -g है वो पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि उनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। वो ड्यूरेशन जब तक पार्टिकल वापस ग्राउंड लेवल पे आ नहीं जाता उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हिंदी में इसे उड्डयन काल भी बोला जाता है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड से चल के वापस ग्राउंड पे ही आ गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। y डायरेक्शन में जब हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे तो हमको sy इक्वल टू 0 रखने पे u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर मिलेगा और जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि वो टाइम मिलेगा जितने टाइम में पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आ जाएगा तो वो होता है 2u sin थीटा अपॉन g। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में। रेंज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन को बोला जाता है, यानी कि
एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। जब एक्स डायरेक्शन के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और एक्स की जगह पे आर रखने पे रेंज का फॉर्मूला बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए हमको साइन 2 थीटा को 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। जब हम साइन 2 थीटा को 1 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज हमें 45 डिग्री पे किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होगा यदि हम मैक्सिमम रेंज चाहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, यदि हम किसी भी पार्टिकल को थीटा पे प्रोजेक्ट करें और उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें तो उस पार्टिकल की रेंज जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पे हम उसे आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करके रेंज निकालने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा से r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही आ जाता है, जो कि हमारी पुरानी वाली रेंज है। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि यदि पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए या फिर उसे 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए, दोनों केसेस में हमें सिमिलर रेंज ही मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट पे जो पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम y डायरेक्शन के लिए y इक्वल टू h यानी कि मैक्सिमम हाइट और vy इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पे हमने vy इक्वल टू 0 इसीलिए पुट किया है कि यहाँ पे हम केवल जो प्रोजेक्शन पॉइंट था, यानी कि जहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था वहां से लेके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे vy यानी लास्ट वेलोसिटी जो होगी वो हम 0 मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में y इक्वल टू एच एंड vy इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें मिल जाता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और भी है जो है एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के अंडर जो एरिया आता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल के पाथ के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, उस एरिया का फॉर्मूला a इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा अपॉन 3g स्क्वायर होता है। ये बस याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया है। तो आप इसका डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। आपको बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dy से आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमें मतलब समझना होगा कि इक्वेशन ऑफ पाथ कहते कैसे हैं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का बस इतना सा मतलब है कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि यदि हमको x की वैल्यू पता है तो इस रिलेशन की हेल्प से हम y की वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने शुरू में डिफाइन की थी उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने टाइम ले लिया है जो है x अपॉन यू कॉस थीटा, और फिर उसी t को हमने इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर लिया है जो है यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बस हमने यहाँ पे t की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा पुट किया है और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता है। इसको और मॉडिफाइड करके हम y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर थीटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन अ प्रोजेक्टाइल टाइम फॉर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोशन इज सेम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना टाइम एक प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पहुंचने में लगता है। यहाँ पे इसका प्रूफ हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हम y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पे vy इक्वल टू 0, ay इक्वल टू माइनस जी एंड uy इक्वल टू यू साइन थीटा को जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी मिल जाता है। अब जब हम यहाँ से टाइम को निकाल
निकालते हैं तो u sin थीटा अपॉन g मिलता है। तो इसका मतलब है ये जो टाइम आया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, यानी कि मैक्सिमम हाइट से जब हम लोएस्ट हाइट पर जाते हैं तो टोटल टाइम का आधा टाइम लगता है। तो इसका मतलब है बाकी आधे में भी आधा ही टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल रिटर्न्स विद द सेम स्पीड एज द प्रोजेक्शन स्पीड, और इसका प्रूफ भी हम बड़ी आसानी से ही कर सकते हैं। vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, हमने y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज किया है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचता है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में पार्टिकल की 0 होगी। ग्रेविटी हमने y डायरेक्शन में -g मानी थी, तो हम इसे एज इट इज पुट करते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है -u sin थीटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड के बराबर है y डायरेक्शन में। यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदल गई है तो वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। तो हेंस वेलोसिटी आर डिफरेंट बट स्पीड इज सेम। तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल रिटर्न्स विद द सेम स्पीड एज द प्रोजेक्शन स्पीड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया देने के पर्पज से ये फोटो मैंने दिखाया है। इन द फिगर एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे एक स्टील की बॉल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया है, और जो इंक्लाइनेशन एंगल है ग्राउंड से वो फाई है यहाँ पे, और वो 40 डिग्री का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह की सिचुएशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक प्लेन कंसीडर किया है जो कि अल्फा एंगल ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और यहाँ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ पे जो सिंपल वाला केस था उसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो g है उसके हमको डायरेक्शंस के अलोंग कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद हमको सेम वही इक्वेशंस का यूज करना है जो हमने पहले किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं t इक्वल टू 0 पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, और वो अपना प्रोजेक्टाइल पाथ कंप्लीट करके पॉइंट P पे आके रुकता है, और ये टोटल टाइम T इक्वल टू कैपिटल T यानी कि फ्लाइट टाइम के बराबर होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से हम इंक्लाइंड प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को डेराइव करते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, और जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो u sin थीटा है। इसी तरह जो एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट है वो -g sin अल्फा है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो -g cos अल्फा है। यहाँ पे हम आसानी से इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g नॉर्मल प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस वी यूज्ड बिफोर, पर उससे भी आसान तरीका ये है कि हम थोड़ा फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें। यहाँ पे u sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे u परपेंडिकुलर लिख देते हैं, और जो g था जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल वाला केस था उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। तो इधर भी हम बस इनकी जगह पे एप्रोप्रिएट कंपोनेंट्स को रख के डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, ये यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसी तरह अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में और इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल केस में मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की एज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, तो आसानी से हम मैक्सिमम हाइट इंक्लाइंड प्लेन पर भी निकाल सकते हैं। इस केस में हम y एक्सिस के अलोंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए vy इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोएस्ट पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट जाने के लिए जो प्रोजेक्टाइल यूज हुआ है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और h max का फॉर्मूला आसानी से निकल आएगा। यहाँ पे h इक्वल टू यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा आ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल ग्रेविटी का प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही यूज हुआ है। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं। For one dimensional motion, we all know s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट यूज करना होगा, और उसकी मदद से हम आसानी से t की जगह पे फ्लाइट टाइम रख के इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। 2u स्क्वायर sin थीटा
कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमें जैसा कि पता है कि यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं, तो हम इनका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए सिंपल केस में जो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी उन्हें मैंने लेफ्ट में मेंशन किया है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशंस थी उन्हें राइट में मेंशन किया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस जी था, एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन था वो 0 था, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो माइनस जी टी प्लस यू साइन थीटा था, जबकि हॉरिजॉन्टल केस में ये यू कॉस थीटा था। डिस्प्लेसमेंट यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूले से निकालते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यू कॉस थीटा टी ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। यहाँ पे मैंने कुछ और कंक्लूजन पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इंक्लाइंड वाले केस में ये 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा हो जाता है। मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन के केस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा होता है। मैक्सिमम रेंज जो सिंपल केस में होता है वो आर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, जबकि इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में ये आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है। और यहाँ पे सिंपल केस में जो प्रोजेक्टाइल का एरिया था उसका फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा अपॉन 3g स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इनको अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूलाज हमें बिल्कुल फिंगर्स पे होने चाहिए, इनसे डायरेक्ट भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम रियल लाइफ यूजेज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये लगभग प्रोजेक्टाइल के पाथ को ही फॉलो करते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो करती है, बिकॉज यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का भी कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक टैंक का ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह एक टैंक से निकला हुआ गोला प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो करता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक आर्चरी में जब एक तीर छोड़ा जाता है तो ये एक प्रोजेक्टाइल के पाथ को ही फॉलो करता है। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम देखकर नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो कर रहा है या नहीं, पर हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम देखकर जरूर बता सकते हैं कि एक तीर हमेशा प्रोजेक्टाइल के पाथ को ही फॉलो करता है। तो ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।